चलिए साथियों, आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन की यदि बात करी जाए तो पिछले सेशन में हम लोग क्रांतिकारी समाजवाद पढ़ रहे थे, और क्रांतिकारी समाजवाद में हम लोगों ने मार्क्सवाद के विचार को देखा है, लेनिन के देख लिया, लेनिन के क्या विचार थे। उसके बाद हम लोग आज अपना इसका अंतिम टॉपिक है क्रांतिकारी समाजवाद का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से विकासात्मक समाजवाद की स्टार्टिंग करेंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज देखेंगे नव मार्क्सवाद के बारे में। जो नव मार्क्सवाद है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। चलिए भाई, नव मार्क्सवाद। नव मार्क्सवाद, ठीक है भैया। ये जो नव मार्क्सवाद है ये 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। कब आया भैया? 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। ये कब अस्तित्व में आया मेरे साथी? ये 20वीं शताब्दी में तो अस्तित्व में आया। है क्या नव मार्क्सवाद? नव मार्क्सवाद जो है ये मार्क्सवाद के विचारों में कुछ संशोधन है। यानी जो मार्क्सवाद थे, मार्क्सवाद को नए रूप में विकसित किया गया है। कुल मिलाकर मार्क्सवाद के, मार्क्स के विचारों में ही क्या है, संशोधन है। तो नव मार्क्सवाद में मार्क्सवाद को नए सिरे से क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। मार्क्सवाद को नए रूप में क्या किया गया है, विकसित किया गया है। नव मार्क्सवादियों में किसका नाम आता है? तो नव मार्क्सवादियों में साथियों ग्रामशी का नाम आता है। किसका नाम आता है मेरे साथी? तो ग्रामशी का नाम आता है। ये जो ग्रामशी थे, ग्रामशी ने मार्क्स के विचारों में संशोधन किया था। मार्क्स के विचारों में क्या किया? संशोधन किया, और मार्क्स के विचारों को नए रूप में विकसित किया 20वीं शताब्दी में। किसने? ग्रामशी ने। तो ग्रामशी को हम इसलिए क्या कहते हैं, ग्रामशी को हम मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मार्क्स के विचारों में क्या किया, संशोधन किया 20वीं शताब्दी में, और मार्क्सवाद को नए रूप से, नए सिरे से क्या किया, विकसित किया। ग्रामशी ने क्या किया भाई? ग्रामशी ने साथी मेरे, ग्रामशी ने, यहाँ लिखा है, ग्रामशी ने मार्क्स के विचारों में संशोधन किया। मार्क्स के विचारों में क्या किया? मार्क्स के विचारों में साथियों संशोधन किया। ठीक है, इसीलिए ग्रामशी को क्या कहा जाता है? इसीलिए ग्रामशी को मार्क्सवादी संशोधनवादी, मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के नाम से जानते हैं। विचारक कहा जाता है। ठीक है भैया। तो मार्क्स ने क्या, इन्होंने, ग्रामशी ने क्या किया? ग्रामशी ने मार्क्स के विचारों में 20वीं शताब्दी में क्या किया? संशोधन किया, और मार्क्सवाद को नए रूप में विकसित किया। इसीलिए ग्रामशी को हम मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के नाम से जानते हैं। मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक किसे कहा जाता है? तो ग्रामशी को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है भैया? क्या संशोधन किया, क्या इन्होंने विचार बताए अपने? जहाँ साथी जो मार्क्स थे, मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया कि जो आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ जो होती हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं। आर्थिक परिस्थितियाँ मतलब उत्पादन के साधन, यानी उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण होगा
वही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करेगा। ये इन्होंने बताने का प्रयास किया। संपूर्ण परिस्थितियाँ, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, धार्मिक हो, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जहां मार्क्स ने बताने का प्रयास किया कि जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं, वहीं ग्रामसी ने क्या कहा? वहीं ग्रामसी ने यह बताया कि आर्थिक परिस्थितियां संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण नहीं करती, कि जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वे संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण नहीं करती, बल्कि इसके लिए बल, बुद्धि और विचारधारा की आवश्यकता होती है। बल्कि इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल, बुद्धि और विचारधारा की आवश्यकता होती है। और बल, बुद्धि और विचारधारा के द्वारा ही एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है। ये किसने बताया? ये ग्रामसी ने बताया। दोबारा सुनिए, मैंने आपको बताया कि जहां मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया कि आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं, वहीं ग्रामसी ने यह बताने का प्रयास किया कि आर्थिक परिस्थितियां संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण नहीं करती, बल्कि इसके लिए बल, बुद्धि और विचारधारा की आवश्यकता होती है। बल्कि इसके लिए बल, बुद्धि और विचारधारा की आवश्यकता होती है, और बल, बुद्धि और विचारधारा के द्वारा ही एक वर्ग दूसरे वर्ग पर क्या करता है? शासन करता है। यह बताने का इन्होंने प्रयास किया। जो ग्रामसी थे साथियों, ग्रामसी ने समाज पर प्रभुत्व करने वाली संरचना का पता लगाया। ग्रामसी ने समाज पर प्रभुत्व करने वाली, समाज को नियंत्रित करने वाली संरचना का क्या लगाया? पता लगाया। और समाज को दो भागों में बांटा। समाज को दो भागों में बांटा, एक आधार, दूसरा अधिसंरचना। जरा इतना लिखें। तो मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक कौन है? ग्रामसी हैं। आगे लिखें, जहां मार्क्स ने यह बताया कि आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं। तो आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं। वहीं ग्रामसी ने यह बताने का प्रयास किया कि आर्थिक परिस्थितियां संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण नहीं करती, बल्कि इसके लिए बल, बुद्धि एवं विचारधारा की आवश्यकता होती है। और
इसी के द्वारा और इसी के द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है। दूसरे वर्ग पर क्या करता है? शासन करता है। जहां मार्क्स ने बताया कि आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं, वहीं ग्रामशी ने बताने का प्रयास किया कि आर्थिक परिस्थितियां संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण नहीं करती, बल्कि इसके लिए बल, बुद्धि एवं विचारधारा की आवश्यकता होती है, और इसी के द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग पर क्या करता है? शासन करता है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामशी ने समाज पर प्रभुत्व करने वाली संरचना का पता लगाया। लिखें, ग्रामशी ने समाज पर प्रभुत्व करने वाली संरचना का पता लगाया और समाज को दो भागों में विभाजित किया। समाज को दो भागों में क्या किया? विभाजित किया। ठीक है भैया, ये क्या है? समाज है। समाज को इन्होंने कितने भागों में बांटा? तो दो भागों में बांटा। ठीक है भाई, एक तो इन्होंने बताया आधार, एक बताया आधार, दूसरा इन्होंने बताया अधिसंरचना। दूसरा इन्होंने बताया अधिसंरचना। ये जो अधिसंरचना है, अधिसंरचना को इन्होंने दो भागों में बांटा। दो प्रकार की अधिसंरचना इन्होंने बताई। एक तो इन्होंने बताया बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना, और दूसरा बताया इन्होंने वैधता मूलक अधिसंरचना। एक बताई बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना। ठीक है भैया, बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना बताई। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया वैधता मूलक अधिसंरचना। वैधता मूलक अधिसंरचना इन्होंने दूसरी बताई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? ये जो वैधता मूलक अधिसंरचना बताई और जो बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना इन्होंने बताई, दो प्रकार की अधिसंरचना बताई। ये जो बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना इन्होंने बताई, इसमें क्या क्या बताया इन्होंने? भैया इसमें क्या क्या आएगा? इसमें इन्होंने बताया जैसे पुलिस है, पुलिस और जो सेना है, वो किस में आएगी? तो वो बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना में आएगी। ये किस में आएगी? ये बल प्रयोग वाली परिस्थितियों में आएगी। ठीक है भाई, बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना में कौन आएगा? पुलिस और सेना आएगी। वहीं इन्होंने जो वैधता मूलक अधिसंरचना बताई, वैधता मूलक अधिसंरचना में इन्होंने क्या बताया कि गुरुजी इसमें जो आएगा ना, इसमें आपका जैसे चर्च है, चर्च, ठीक है, स्कूल है, स्कूल, चर्च है, स्कूल है, परिवार है, परिवार। तो ये वैधता मूलक अधिसंरचना में तीन चीजें आएंगी। ठीक है भाई, ये जो बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना होती है, बल प्रयोग मतलब पुलिस और जो सेना है, तो जो बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना होती है, ये क्या होती है? ये आधार से क्या होती है? काफ़ी दूर होती है। इस आधार से क्या होती है? काफ़ी दूर होती है। इसीलिए इसका प्रभाव जो है आधार पर क्या पड़ता है? कम पड़ता है। इसलिए इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है? कम पड़ता है। लिखें भाई,
ये जो अपनी बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना है, मैं ऊपर का मिटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया कि जो बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना है ये क्या होती है, ये आधार से काफ़ी दूर होती है, इसलिए इसका जो प्रभाव है वो समाज पर क्या पड़ता है, कम पड़ता है। लिखें, ये जो बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना है, इसके नीचे ही आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो लिखें बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना, बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना आधार से काफ़ी दूर होती है, इसीलिए इसका प्रभाव समाज पर कम पड़ता है, समाज पर कम पड़ता है भाई साहब। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई आप लोगों को। तो मैंने आपको बताया कि जो बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना है, यानी कि जो पुलिस और जो सेना है, ये आधार से क्या होती है, काफ़ी दूर होती है, और इसका जो प्रभाव होता है वो समाज पर क्या पड़ता है, कम पड़ता है। सही बात है, इसका प्रभाव समाज पर कम पड़ता है। वही जो वैधता मूलक अधिसंरचना है, वैधता मूलक जो अधिसंरचना है, यह आधार के काफ़ी नज़दीक होती है, यह आधार के काफ़ी क्या होती है, नज़दीक होती है, और इसका समाज पर क्या होता है, प्रभुत्व ज़्यादा होता है, समाज पर इसका क्या होता है, प्रभुत्व ज़्यादा होता है। इसी के बल पर एक वर्ग दूसरे वर्ग पर क्या करता है, शासन करता है। लिखें, वैधता मूलक अधिसंरचना में लिखें भाई, वैधता मूलक अधिसंरचना में लिखें, किसमें क्या होता है कि यह आधार के काफ़ी नज़दीक होती है, काफ़ी नज़दीक होती है। ये क्या होती है, आधार के काफ़ी नज़दीक होती है। इसका समाज पर क्या होता है, प्रभुत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका समाज पर प्रभुत्व ज़्यादा होता है, प्रभुत्व ज़्यादा होता है, और इसी के बल पर एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है, बात क्लियर आ गई भाई समझ में आप लोगों के? अरे हाँ या ना? क्या गुरुजी बात तो क्लियर समझ में आ गई हमारे हैं? मैंने आपको बताया कि जो ग्रामसी थे, ग्रामसी ने समाज पर प्रभुत्व करने वाली संरचना का क्या लगाया, पता लगाया, और समाज को दो वर्गों में विभाजित किया। एक तो बताया आधार, दूसरा बताया अधिसंरचना। एक बताया आधार, दूसरा बताया अधिसंरचना। ये जो अधिसंरचना इन्होंने बताई, अधिसंरचना इन्होंने दो प्रकार की बताई कि भैया अधिसंरचना जो होगी वो दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? एक होगी बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना, एक होगी बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना, और एक होगी गुरुजी कौन सी, वैधता मूलक अधिसंरचना है। दूसरी कौन सी होगी? वैधता मूलक अधिसंरचना। ये जो बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना है, इसमें कौन कौन आएगा भाई साहब? इसमें पुलिस और सेना आएगी। इसमें कौन आएगी? पुलिस और सेना आएगी। ये जो बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना है, यानी पुलिस और जो सेना है, ये आधार के क्या होती है, काफ़ी नज़दीक नहीं होती, यह आधार से काफ़ी दूर होती है,
आधार से काफ़ी दूर होती है, इसलिए इसका प्रभाव जो है समाज पर कम पड़ता है, समाज पर कम पड़ता है। क्लियर है भाई। वैसे ही जो इन्होंने वैधता मूलक अधिसंरचना बताई, इसमें कौन कौन आएगा, इसमें चर्च है, स्कूल है, परिवार है। वैधता मूलक अधिसंरचना में कौन कौन आएगा, चर्च, स्कूल, परिवार। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा ही कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग पर क्या करता है, शासन करता है, और यह आधार के काफ़ी नज़दीक होता है, इसलिए समाज पर इसका क्या होता है, प्रभुत्व ज़्यादा होता है। किसका, वैधता मूलक अधिसंरचना पर, या फिर चर्च, स्कूल और परिवार, एक इस पर क्या होता है, समाज पर प्रभुत्व इसका ज़्यादा होता है। इसी के द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग पर क्या करता है, शासन करता है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है भाई साथियों। जो अपने नवमार्क्सवादी है ना, नवमार्क्सवादियों ने साथियों पूंजीवादी व्यवस्था के दो रूपों में विश्लेषण किया है। नवमार्क्सवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था का दो रूपों में विश्लेषण किया है। पहला, प्रौद्योगिकी आधिपत्य, दूसरा आर्थिक शोषण के रूप में। दो रूपों में विश्लेषण किया इनका, कि एक तो प्रौद्योगिकी आधिपत्य, दूसरा आर्थिक शोषण के रूप में। जो नवमार्क्सवादी हैं साथियों, नवमार्क्सवादियों के प्रेरणा स्रोत कौन माने जाते हैं, रूसो माने जाते हैं। रूसो कलाकार, चित्रकार, यानी कि जो प्रकृति से जुड़े व्यक्ति हैं, जैसे कलाकार हैं, चित्रकार हैं, रूसो हैं। रूसो को हम प्रकृतिवादी विचारक के नाम से जानते हैं, प्रकृति प्रेमी विचारक के नाम से जानते हैं। तो नवमार्क्सवादी कैसे हैं, नवमार्क्सवादियों को प्रकृति प्रेमी विचारक माना जाता है, प्रकृति प्रेमी विचारक माना जाता है। नवमार्क्सवादी जो थे साथियों, नवमार्क्सवादियों का मानना था, नवमार्क्सवादियों को क्या मानना था, तो नवमार्क्सवादियों का मानना ये था कि जो औद्योगिक व्यवस्था है, ये जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं निरी, है ना, ये जो औद्योगिक व्यवस्था है, इस औद्योगिक व्यवस्था ने व्यक्तियों को धुएं के घुटन में रहने के लिए विवश किया है। इस औद्योगिक व्यवस्था ने व्यक्तियों को धुएं के घुटन में रहने के लिए क्या किया है, विवश किया है। नवमार्क्सवादी लोगों को धुएं के घुटन से मुक्त कर देना चाहते थे और प्राकृतिक अवस्था की स्थापना करना चाहते थे। मैंने आपको बताया कि प्रकृति प्रेमी विचारक थे, ये प्राकृतिक अवस्था की को स्थापित करना चाहते थे। बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना, अरे हाँ है ना। नवमार्क्सवाद ने साथियों तकनीकी तंत्र को अमानवीय तंत्र के रूप में बताया कि जो तकनीकी तंत्र है, ये जो मशीनें चल रही हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ये क्या है, ये अमानवीय स्रोत हैं, ये अमानवीय तंत्र के रूप में इन्होंने बताया है। क्लियर है, अरे हाँ है ना। चलिए इतना लिखें भाई, इसे रफ करें। याद रहेंगे सब बातें। चलिए चलिए साथ, ये जो नवमार्क्सवादी थे, नवमार्क्सवादी ने पूंजीवादी व्यवस्था को दो रूपों में विश्लेषण किया था। लिखें, नवमार्क्सवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था का दो रूपों में विश्लेषण किया, दो रूपों में क्या किया भैया, इसका विश्लेषण किया। क्लियर है यहाँ तक। तो जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था का दो रूपों में विश्लेषण किया। किन लोगों ने, नवमार्क्सवादियों ने। ये जो नवमार्क्सवादी हैं, नवमार्क्सवादी जो हैं, इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का क्या किया है, दो रूपों में विश्लेषण किया है। गुरुजी कौन कौन से, पहला प्रौद्योगिकी आधिपत्य, प्रौद्योगिकी आधिपत्य, आधिपत्य, ठीक। दूसरा इन्होंने बताया आर्थिक शोषण के रूप में,
आर्थिक शोषण के रूप में, आर्थिक शोषण के रूप में। यहां तक बात क्लियर है भाई आप लोगों को? ये जो नव मार्क्सवादी थे, नव मार्क्सवादियों के प्रेरणा स्रोत कौन माने जाते हैं? तो रूसो हैं, चित्रकार हैं, कलाकार हैं। यानी जो नव मार्क्सवादी थे वो प्रकृति प्रेमी विचारक थे। तो रूसो को भी हम प्रकृति प्रेमी विचारक के रूप में जानते हैं। लिखिए नव मार्क्सवादी। नव मार्क्सवादियों के प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत कौन है भाई? रूसो, कलाकार एवं चित्रकार, एवं चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है भाई। तो जो रूसो थे, रूसो क्या कहा जाता है? प्रकृति प्रेमी विचारक कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी विचारक कहा जाता है, कहा जाता है। तो रूसो को क्या कहा जाता है? प्रकृति प्रेमी विचारक के रूप में इनको जाना जाता है। तो नव मार्क्सवादी क्या थे? नव मार्क्सवादी प्रकृति पर ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्रेम करते थे। कलाकार हैं, चित्रकार हैं, है ना, ये सब कौन है? नव मार्क्सवादियों में ही आते हैं। तो नव मार्क्सवादियों को कहना क्या था? नव मार्क्सवादी ये मानते थे कि जो औद्योगिक व्यवस्था है, औद्योगिक व्यवस्था ने व्यक्तियों को धुएं के घुटन में रहने के लिए क्या किया है? विवश किया है। लिखिए नव मार्क्सवादियों का मानना था, का मानना था कि इस औद्योगिक व्यवस्था ने व्यक्तियों को धुएं के घुटन में रहने के लिए विवश किया। रहने के लिए क्या किया है? विवश किया है। औद्योगिक व्यवस्था ने व्यक्तियों को धुएं के घुटन में रहने के लिए क्या किया है? विवश किया है। नव मार्क्सवादी लोगों को धुएं के घुटन से बाहर निकालना चाहते थे और प्राकृतिक अवस्था की स्थापना करना चाहते थे। देखिए नव मार्क्सवादी लोगों को धुएं के घुटन से बाहर निकालकर प्राकृतिक अवस्था की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है भाई। तो नव मार्क्सवादी लोगों को धुएं के घुटन से बाहर निकालकर प्राकृतिक अवस्था की क्या करना चाहते थे? स्थापना करना चाहते थे। नव मार्क्सवादियों ने तकनीकी तंत्र को अमानवीय तंत्र के रूप में माना है। नव मार्क्सवादियों ने तकनीकी तंत्र को अमानवीय तंत्र के रूप में
तंत्र के रूप में माना है, अमानवीय तंत्र के रूप में माना है। किसको? तकनीकी तंत्र को। तो जो साथियों, जो हमारे मार्क्स थे ना, जो हमारे मार्क्स थे, मार्क्स क्या चाहते थे? मार्क्स उद्योगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। मार्क्स क्या चाहते थे? मार्क्स चाहते थे कि जो मजदूर वर्ग है या जो सर्वहारा वर्ग है उसका उद्योगों पर क्या हो जाए? नियंत्रण स्थापित हो जाए। उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे कौन? मार्क्स। कि भैया जो मजदूर वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, यदि वो उत्पादन के साधनों पर क्या कर लेगा? नियंत्रण स्थापित कर लेगा, तो संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण वही करेगा। ऐसा चाहते थे कौन? मार्क्स। तो मार्क्स उद्योगों पर अपना क्या चाहते थे? प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। वही जो नव मार्क्सवादी है, नव मार्क्सवादी उद्योगों को ही समाप्त कर देना चाहते थे और प्राकृतिक अवस्था की स्थापना करना चाहते थे। आगे लिखें। आ जाएगा इतने में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है भाई, लिखें। जहाँ मार्क्स उद्योगों पर नियंत्रण या प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, वही नव मार्क्सवादी उद्योगों को ही समाप्त करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे और प्राकृतिक अवस्था की स्थापना करना चाहते थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? तो ये था हमारा नव मार्क्सवाद के रूप में कुछ बातें। नव मार्क्सवाद के रूप में कुछ बातें थी हमारी। ठीक है भाई, आप जरा इसका रिवीजन कर लें थोड़ी देर में, 2 मिनट में। तो ये क्या थी? नव मार्क्सवाद से संबंधित थी। मैंने आपको बताया साथियों कि जो नव मार्क्सवाद है, नव मार्क्सवाद और कुछ नहीं है, ये मार्क्सवाद में ही क्या है? संशोधन है। यानी नव मार्क्सवाद जो है ये मार्क्सवाद में एक प्रकार का संशोधन है। यानी 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद में संशोधन किया और मार्क्सवाद को एक नए सिरे से इन लोगों ने स्थापित किया। नव मार्क्सवादी में किसका नाम आता है? तो ग्रामशी का नाम आता है। किसका नाम आता है? तो ग्रामशी का नाम आता है। यानी ग्रामशी ने 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद में परिवर्तन किया और नए रूप में इसको क्या किया? विकसित किया। इसलिए हम लोग ग्रामशी को क्या कहते हैं? इसलिए हम लोग ग्रामशी को मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के रूप में जानते हैं। मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ग्रामशी जाने जाते हैं। जहाँ साथियों मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया, जहाँ मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया कि आर्थिक परिस्थितियाँ ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं, कि आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं, वहीं ग्रामशी ने यह बताया कि आर्थिक परिस्थितियां संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण नहीं करती, बल्कि इसके लिए बल, बुद्धि और विचारधारा की आवश्यकता होती है। बल्कि इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल, बुद्धि और विचारधारा की आवश्यकता होती है। और इसी के द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग पर क्या करता है? शासन करता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है। किसके द्वारा? बल, बुद्धि और विचारधारा के द्वारा। जो ग्रामशी थे साथियों, ग्रामशी ने समाज पर प्रभुत्व स्थापित करने वाली संरचना का पता लगाया। ग्रामशी ने
समाज पर प्रभुत्व करने वाली संरचना का क्या लगाया, पता लगाया, और उसने समाज को दो भागों में बांटा। एक तो बताया आधार, दूसरा बताया अधिसंरचना। अधिसंरचना उन्होंने दो प्रकार की बताई कि एक होगी भैया बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना और दूसरी होगी वैधता मूलक अधिसंरचना। जो बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना होगी इसमें किस किस का नाम आएगा, तो इसमें पुलिस और सेना होगी। ये जो बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना है ये आधार से क्या है, काफ़ी दूर होती है, इसलिए इसका प्रभाव आधार पर क्या पड़ता है, कम पड़ता है, पुलिस और सेना का। वही जो वैधता मूलक अधिसंरचना है, वैधता मूलक अधिसंरचना में किस किस का नाम आता है, तो चर्च आएगा, स्कूल और भाई साहब परिवार आएगा। ये वैधता मूलक अधिसंरचना क्या है, वैधता मूलक अधिसंरचना आधार के काफ़ी नज़दीक होती है, आधार के काफ़ी नज़दीक होती है, और समाज पर क्या होता है, इसका प्रभुत्व ज़्यादा होता है, समाज पर इसका प्रभुत्व ज़्यादा होता है, और इसी के द्वारा क्या होता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को। जो साथियों नवमार्क्सवादी हैं, नवमार्क्सवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था को दो रूपों में विश्लेषण किया। एक तो प्रौद्योगिकी आधिपत्य, दूसरा ने बताया आर्थिक शोषण के रूप में। नवमार्क्सवादी किसके प्रेरणा स्रोत, नवमार्क्सवादियों के प्रेरणा स्रोत जो माने जाते हैं वो रूसो माने जाते हैं, कलाकार माने जाते हैं, चित्रकार माने जाते हैं। तो जो रूसो थे वो प्रकृति प्रेमी विचारक थे, यानी कि नवमार्क्सवादी क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे। ये प्राकृतिक अवस्था की स्थापना करना चाहते थे, और ये चाहते थे, इनका मानना था कि जो औद्योगिक तंत्र है, इस औद्योगिक व्यवस्था ने व्यक्तियों को धुएं के घुटन में रहने के लिए विवश किया है। ये नवमार्क्सवादी इस औद्योगिक व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहते थे। ये चाहते थे कि इस औद्योगिक व्यवस्था में जो व्यक्ति धुएं के घुटन में घुट रहा है उसको वो धुएं के घुटन से बाहर निकालना चाहते थे, और प्राकृतिक अवस्था की क्या करना चाहते थे, स्थापना करना चाहते थे, प्राकृतिक अवस्था की स्थापना करना चाहते थे। नवमार्क्सवादियों ने साथियों तकनीकी तंत्र को क्या माना है, अमानवीय तंत्र के रूप में माना, अमानवीय तंत्र के रूप में माना। जहाँ मैंने मार्क्स के बारे में आपको बताया होगा, मार्क्स जो थे वो औद्योगिक जो तंत्र है, जो उद्योग हैं, उद्योगों पर अपना आधिपत्य चाहते थे, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे कि उत्पादन के साधनों पर इन जो मजदूर हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, इनका क्या हो जाए, प्रभुत्व स्थापित हो जाए, ये नियंत्रण कर ले उद्योगों का अपने आप। तो जहाँ मार्क्स उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित कर देना चाहते थे, सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग का, वही जो नवमार्क्सवादी हैं, नवमार्क्सवादी साथियों, नवमार्क्सवादी उद्योगों को ही समाप्त कर देना चाहते थे और प्राकृतिक अवस्था की स्थापना करना चाहते थे। ये था अपना आज का टॉपिक। ये जो क्रांतिकारी समाजवाद था, क्रांतिकारी समाजवाद इसी के साथ पूरा हुआ अपना। हम लोगों ने मार्क्स के विचार देखे, लेनिन के देखे, आज हमने नवमार्क्सवादियों के भी विचार देखे। ठीक है भाई। कल हम लोग देखेंगे विकासात्मक समाजवाद के रूप में, विकासात्मक समाजवाद यानी ऐसी विचारधारा जो क्रांति और हिंसा के स्थान पर शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से समाजवाद को स्थापित कर देना चाहती है। ऐसी विचारधाराओं को हम विकासात्मक समाजवाद कहते हैं। ठीक है भैया। तो मिलते हैं इसी के साथ आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद।